हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो लेसन चल रहा है किरचॉफ का नियम व वैद्युत परिपथ में, आज टॉपिक आएगा वैद्युत सेल। तो आज हम आपको वैद्युत सेल के बारे में बताएंगे। भैया बहनों, केमिस्ट्री में आपको सेल के बारे में डिटेल में बताया गया होगा। उसके कुछ शब्दावली है, जैसे कि वैद्युत सेल, इलेक्ट्रोड्स जिसमें कैथोड व एनोड आता है, वैद्युत अपघट्य, और उसमें बहुत से रिएक्शंस, अभिक्रियाएं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, तो उनका ही उपयोग यहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा बहुत किया गया है। तो मैं बहुत थोड़ी सी बातें बताऊंगा इसमें कि वैद्युत सेल क्या होता है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा हम कह सकते हैं समायोजन है, जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। पर्पस हमारा ये है कि हम क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें वैद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के कई प्रकार के साधन होते हैं, तो उसमें एक प्रकार का साधन होता है सेल। ठीक है, तो सेल के द्वारा जो भी एनर्जी हमको प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाए, उसको ही हम लोग कहते हैं वैद्युत सेल। तो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, छोटा सा फिगर है, इसमें होता क्या क्या है। ये एक बॉक्स है, इसमें हमने एक सोल्यूशन लिया हुआ है। जैसे लैब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं एक सेल के रूप में, और भी बहुत से प्रकार के सेल होते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक। तो विभिन्न प्रकार के रासायन जो होते हैं हमारे पास, केमिकल्स, उसका एक घोल होता है। ये घोल हो गया। इस घोल को ही हम लोग वैद्युत अपघट्य भी बोलते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें रिएक्शंस होते रहते हैं, और इस वाले घोल में धातु की दो छड़ें होती हैं, लगी होती हैं। उन छड़ों को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। दो प्रकार के उसमें छड़ होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक प्रकार के छड़ को हम लोग कैथोड बोलते हैं, एक प्रकार की छड़ को हम लोग एनोड भी बोलते हैं। ये केमिस्ट्री की भाषा है। फिजिक्स में बेसिकली उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो रिएक्शन इसमें होगी, इस रिएक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होगी, ये क्या करेगा, ये आवेश को यहां से यहां पे लेके जाएगा। कैसे, जब हम इन छड़ों को किसी तार के द्वारा अगर हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई तार है, किसी प्रकार का धातु का तार है ये, अगर हम इसको आपस में जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह होने लगता है। मतलब परिपथ अगर हमने बनाया है तो उस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये कैसे संभव है, ये संभव तब होगा जब सेल के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं, उनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है, वे ऊर्जा क्या करते हैं, आवेश प्रवाह का कारक बनते हैं। आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगी है। तो अब देखिए, इसमें एक चीज आपको जो जानना है, बहुत ही जरूरी है जानना। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। क्या, जैसे आवेश, मान लीजिए आवेश का प्रवाह शुरू हुआ, ये बाहर का हिस्सा है सेल का और ये अंदर का हिस्सा है सेल का। ठीक है, आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, प्लस से शुरू हो रहा है और माइनस पे जाके खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो प्लस से शुरू होकर माइनस पे खत्म हो रहा है। किस परिस्थिति में, बाह्यतम स्थिति में। जो ये बाहर का पोर्शन है, मतलब ये जो सेल है, सेल के बाहर का जो हिस्सा है, उसमें आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, प्लस से माइनस में। और फिर देखिए, ये चार्ज जो है ऐसे आएगा, ये अंदर चला जाएगा, अंदर से फिर इधर आएगा, मतलब ये माइनस से किधर जाएगा, प्लस से। तो ये सेल के बाहर और सेल के भीतर आवेश का जो प्रवाह होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। देखिए, सेल के अंदर माइनस से प्लस चलेंगे और सेल के बाहर प्लस से माइनस चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये आवेशों के प्रवाह के बारे में जानना है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और किस प्रकार से वो कार्य करती है ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आता है सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, विद्युत वाहक बल का मतलब सीधे से कोई ऐसा कारक जो क्या करेगा,
आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके। जैसे देखिए सेल में रासायनिक क्रियाएं हुई तो जिससे ऊर्जा मुक्त हुई, वो ऊर्जा क्या कर रहा है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है। अगर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले जा रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना, कार्य हो रहा है तभी वो चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं था। तो सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब ये हुआ कि आवेश को परिपथ में प्रवाहित हो करने के लिए, मतलब आवेश का परिपथ में जो प्रवाह संभव हो, इसके लिए आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में किया जाने वाला जो कार्य है, उस कार्य को ही हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसको हम लोग ई से निरूपित करते हैं। कुछ बुक्स में इसको ये वाले ई से भी निरूपित किया जाता है, ई, और इसका फार्मूला होगा W/Q। अगर हम क्यू कूलाम आवेश को परिपथ में ले जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य हुआ, मान लिया W, तो ये W/Q को हम लोग कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। और W का मात्रक जो ये कार्य है जूल हो गया, जूल प्रति कूलाम। जैसे ये मात्रक से आपको समझ में आ रहा है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है, एक तरह से वो विभव जो होता नहीं, हम लोग विभव पढ़ते हैं V = W/Q, ये एक विभव के ही समान इसका डायमेंशन आता है, तो ये एक विभव की तरह ही कार्य करता है। क्लियर हुआ। अब अगर इसमें हम Q अगर हम 1 कूलाम ले लें और W 1 जूल ले लें, तो जो E आएगा वो आएगा 1 वोल्ट या 1 जूल पर कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ, सेल का अगर 1 कूलाम चार्ज को हम परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो जो परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है, जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, वो होगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसी भी सेल का या परिपथ का वह विद्युत वाहक बल होता है जो 1 कूलाम आवेश को परिपथ में ले जाने में किया जाने वाला कार्य 1 जूल हो जाए। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल कार्य कर रहे हैं तो परिपथ का जो विभव होगा या विद्युत वाहक बल होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। अब इसके बाद आता है, देखिए सेल का जो प्रतीक चिन्ह होता है, सेल का प्रतीक चिन्ह हम लोग, ये तो ब्रॉड डायग्राम है, ये तो जनरल है, इसको सिंबल के रूप में ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि परिपथ, चूंकि सेल के अंदर भी धारा का प्रवाह का विरोध होता है, तो उसमें एक उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r। तो ये पूरा मिलाकर जो होता है वो सेल का प्रतीक चिन्ह होता है, पूरा का पूरा। इसीलिए इसको एक डिब्बे में ऐसे पैक करके बताया जाता है कि एक सेल का ये जो है, ये 2 अलग टर्मिनल है, ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये सेल को निरूपित करता है। इसमें स्मॉल r क्या हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अभी इसके बारे में मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आता है आपका टॉपिक सेल का विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब तो आप जानते ही हो, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम आवेश को ले जाते हैं तो जो कितना कार्य किया गया उसको हम लोग कहते हैं सेल का विभवांतर। जैसे मान लीजिए अगर हम सेल के इस टर्मिनल पे हैं और हमको चार्जेस को इस टर्मिनल तक पहुंचाना है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी हमने कार्य किया उसको हम जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसको हमको कहलाता है वो विभवांतर, है ना। जैसे VA - VB या VB - VA, वो डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ले गए उसको। तो सेल का विभवांतर भी आपको बेसिकली पता है, मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये हो गया आपका छोटी छोटी चीजें। अब यहाँ आया एक शब्द सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो भैया बहनों, प्रतिरोध के बारे में आपको मैंने बताया है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का जो भी अवरोध है, जो भी विरोध है, उसको हम लोग कहते हैं सेल का प्रतिरोध, वैद्युत परिपथ का प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब यह हुआ कि जो वैद्युत सेल है जिसमें एक घोल होता है, घोल में क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होने के बाद फलस्वरूप क्या होता है, आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो आवेश का प्रवाह जो बाह्यतम क्षेत्र में हो रहा है वो तो आपको दिख रहा है। इसी प्रकार सेल के अंदर माइनस से प्लस में भी जो आवेश का प्रवाह हो रहा होता है, तो उसमें धारा के प्रवाह का थोड़ा थोड़ा विरोध होता है। वो किसके द्वारा होता है, इस कारक के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो वैद्युत
जो सेल है उसके घोल में धारा के प्रवाह का जो विरोध करे उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का या सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको हम लोग स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। और इस प्रकार से ये जो प्लस माइनस वाला हम लोग बनाते हैं सिंबल जनरल, ये प्लस ये माइनस, दरअसल ये पूरा सेट होता है ऐसा, अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका मतलब अब ये पूरा मैंने वैद्युत परिपथ जनरल बनाया हुआ है। अगर हम इसको ध्यान देंगे तो ये प्लस और ये माइनस होता है ना। देखिए ये मैंने बैटरी बनाई हुई है, ये एक पूरा सेल बन गया। अब सेल में मैंने क्या किया, एक लोड अपना बाहर से मैंने दे रखा है, बल्ब जला दिया है, मैंने बल्ब लगा रखा है, मान लीजिए पंखा चला रखा है या जो भी है, कितनी वोल्टेज जा रही है उसके लिए मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जिससे वो विभव को माप सके कितना वोल्टेज इसमें है। तो हेडिंग जो आती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर वैद्युत धारा, आई विद्युत वाहक बल, ई व विभवांतर वी में संबंध। देखिए चारों फैक्टर एक साथ फार्मूला रिलीज होता है, ये आता है एग्जाम में भी आता है। और इसको हम बिल्कुल वही जो पुरानी परिभाषा आपने पढ़ी है उसी परिभाषा के अनुसार मैं इसको बताऊंगा। हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या होता है, V अपान आर। अगर हम इस विद्युत परिपथ की बात करते हैं, इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं, तो पूरे परिपथ में जो धारा बहेगी I तो कितने बराबर हो जाएगी, I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E अपान टोटल प्रतिरोध कितना है, यहाँ पे R है और यहाँ स्मॉल r है, R प्लस R। ये हो गया परिपथ में। जब हम किसी परिपथ में ऐसा सेटअप करते हैं तो उसमें कुल धारा कितनी होगी, इतनी। अब इसी को हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। जो विभवांतर जो लगा हुआ है, जो हमने वोल्टेज मापने के लिए लगवाया है मेजरमेंट वोल्ट मीटर, ये क्या बताता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना विभवांतर है। तो हमें ये फार्मूला पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम के नियम से, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब जरा इस समीकरण 1 को क्रॉस कनेक्शन करिए, क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालिए। तो ये हो जाएगा I गुणे R प्लस आर इज इक्वल टू ई। ये हो जाएगा I गुणे R प्लस I गुणे स्मॉल r इज इक्वल टू ई। समीकरण 2 से I गुणे R बराबर क्या है, V प्लस I इंटू आर इज इक्वल टू ई, या V इज इक्वल टू आता है E माइनस आई आर। समीकरण नंबर 3। तो ये एक फार्मूला मिलता है आपको वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, EMF, धारा और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध का। क्लियर हुआ। इसी को हम थोड़ा सा और बदल सकते हैं, इसका एक रूप हम इसमें और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ऐसे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ये आपने किया है, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, आई आर बराबर लिख देता हूं ई माइनस वी। मैंने यहां देखिए आई आर को इधर कर दिया था, मैं अब वी को इधर कर रहा हूं, तो आई आर बराबर ई माइनस वी। यहां से स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपान आई, और I इज इक्वल टू V अपान R। आप जान रहे हो ओम के नियम से, ये हो गया E माइनस वी, I इक्वल टू हो गया V अपान R। तो इसमें से R ऊपर चला जाएगा और बचेगा इधर E माइनस वी अपान वी। यहां से ये जो फार्मूला आएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपान V माइनस 1। ये जो सूत्र मिल रहा है आपको, इस सूत्र में वोल्टेज, ईएमएफ, धारा और आंतरिक प्रतिरोध था। इस सूत्र में आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और वोल्टेज है, इसमें धारा की जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार से दो समीकरण आपको मिलते हैं परीक्षाओं में। अक्सर ये पूछे जाते हैं कि कौन सा, जिसके प्रति रिलेशन आपको पूछा जाएगा, आपको उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, तो भैया बहनों, ये जो है आपका इंटर रिलेशन आया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
सेल के संयोग बताऊंगा कि किस प्रकार से सेल को हम संयोजित करें जिससे अभी विद्युत परिपथ हमारा ऐसा बन जाए कि उसमें हमको धारा जो है अधिक से अधिक प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू।